हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको सोशल साइंस पढ़ाते हैं क्लास 9th का, और ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर के आए हैं हम क्लाइमेट, जिसके 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्लाइमेट का कौन सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे? क्लाइमेट का लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए कि हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया क्या था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ठीक है, जैसे इसमें थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना था। पहला लेटीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, और तीसरा है यह प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम यह तीसरा पॉइंट है जो कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें पढ़ना है आपको? द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन गवर्न द क्लाइमेट एंड एसोसिएट वेदर कंडीशन इन इंडिया, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, अपर एयर सर्कुलेशन, अ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जब क्वेश्चन आपका आएगा कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो यह तीनों चीज़ों को आप जो है आप डिस्क्राइब करिएगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए, प्रेशर एंड सरफेस विंड। प्रेशर एंड सरफेस विंड। सरफेस विंड क्या है? विंड सरफेस, सरफेस मतलब जो अर्थ के सरफेस से हो करके गुजरती है, बहुत हाइट पे नहीं, मतलब एल्टीट्यूड बहुत अधिक नहीं होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? कम होता है, सरफेस को पकड़े। जैसे जब आप देखिए, जब समर सीजन में जब आंधी आती है तो क्या हम समझते हैं कि वह सरफेस को टच करते हुए विंड फ्लो हो रही है। ठीक है, तो वही क्या है? सरफेस विंड। और जो सरफेस विंड है वह किस पे डिपेंड करता है कि जो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, जो प्रेशर बन रहा है वह कैसा है। कैसा है का मतलब कि प्रेशर जो है वह लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है। ठीक है, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो है वह डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे करता है, वो आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट इसमें देखिए, इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली, ध्यान दीजिएगा, इंडिया का जो लोकेशन है ग्लोब पर, वह अगर हम ऐसे देखें तो यह डायरेक्शन जो है, यह डायरेक्शन जो है वह इंडिया का यहाँ पे डायरेक्शन आता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, अगर आप इस डायरेक्शन को देखें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यह जो है यह नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ऊपर वाला पार्ट। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब यह हम करेंगे तो यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट, तो यह नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। तो नॉर्थ ईस्टर्ली, वही चीज यहाँ पे लिखा है, नॉर्थ ईस्टर्ली का मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इंडिया का लोकेशन ये आपको बताया भी है कि नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन जो है वो इंडिया का ग्लोब पर मिलता है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड। ठीक है, दिस विंड ओरिजिनेट ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये जो सरफेस विंड है कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? ध्यान दीजिएगा, कहाँ कब हो रही है? विंटर, फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और कहाँ? नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो यह अपर वाला पार्ट क्या हो गया भाई? यह अपर वाला पार्ट इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल क्या है? तो सब ट्रॉपिकल के लिए आपको फिर से बता देते हैं, बताए हुए हैं, आपको फिर से ग्लोब पर आपको बना करके बता देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ग्लोब बनाया, ठीक है, यह क्या है? इक्वेटर है। यह क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, और यह क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री साउथ है। तो इसके बीच का यह हिस्सा जो है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, और इधर का हिस्सा जो है यह हिस्सा जो आपको हम ब्लू कलर से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, यह हिस्सा क्या है? सब ट्रॉपिकल है कि नहीं है? यह हिस्सा सब ट्रॉपिकल है। तो इंडिया का जो लोकेशन हम लोग देखते हैं, तो इंडिया का लोकेशन हम लोग देखते हैं तो कहाँ पाते हैं कि इंडिया का लोकेशन आधा जो है इधर है, ट्रॉपिकल जोन में है, और आधा क्या है? सब ट्रॉपिकल जोन में है। और यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया का जो लोकेशन यह नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपर वाला पार्ट है, वह सब ट्रॉपिकल
जोन में आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। और कब हाई प्रेशर कब होगा, विंटर में। उसी समय यह सरफेस विंड जो है वह ओरिजिनेट होती है। हाई प्रेशर कब बनेगा, हाई प्रेशर कब होगा, जब विंटर होगा, टेम्परेचर लो होगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर में क्या है, अपोजिट दोनों एक दूसरे के। टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। जस्ट अपोजिट, जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ये बात आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं आपको। तो विंटर में क्या होता है, विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है लो, तो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। कहां पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। दिस विंड ब्लो साउथ, अब यहां पे आप आइए देखिएगा, करा कि दिस विंड ब्लो साउथ, जो सरफेस विंड है ब्लो साउथ की तरफ बहती है, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, साउथ की तरफ गेट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट होती है किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है वो आपको बता देते हैं, अगले स्लाइड में है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए क्या करा है, यह सरफेस विंड को क्या करा है कि दिस विंड, सरफेस विंड ब्लो साउथ, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन। और फिर क्या करता है, मूव टूवर्ड द इक्वेटोरियल, इक्वेटर की तरफ मुड़ जाता है, जहां पे कि लो प्रेशर रीजन है। लो प्रेशर रीजन है क्यों, इक्वेटोरियल, इक्वेटर जो है वहां पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर इक्वेटर पे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इक्वेटर का एरिया जो है वह सन से कम डिस्टेंस पे होता है और सन रेज जो होता है वह डायरेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर अधिक होता है। तो इक्वेटर वाले रीजन में क्या होता है कि लो प्रेशर बनता है, क्यों, टेम्परेचर हाई होता है। अब आते हैं, ये कोरियोलिस फोर्स जो है इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यह राइट या लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये कोरियोलिस फोर्स है क्या, जैसे आप ग्रेविटेशन फोर्स नाम सुना है आपने, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है कि अर्थ जो है सभी चीज़ों को जो है अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ। तो क्या है कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। इसी तरह से एक फोर्स जो है वह अर्थ के रोटेशन की वजह से बनता है। अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा, अर्थ क्या है करती है, दो तरह का मूवमेंट करती है, एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर में एक राउंड घूम जाती है, ठीक है। कितने आवर में, 24 आवर में, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। तो यह मूवमेंट जो है वह 24 आवर वाला क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। दूसरा जो मूवमेंट है अर्थ का वह क्या है, रिवोल्यूशन है। तो रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्व कर रही है, तो कहाँ, अर्थ के चारों तरफ अपने एक्सिस पे रोटेशन करते करते रिवॉल्यूशन भी कर रही है सन के चारों तरफ, कितने दिन में, 365 डेज एंड 6 आवर में। तो वह रिवोल्यूशन हो गया। तो रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, रोटेशन जो है 24 आवर में जो अर्थ एक अपने एक्सिस पे एक राउंड पूरा चक्कर लगा लेती है, जिसकी वजह से डे नाइट होता है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। एन एप्रिएंट फोर्स, एक आभासी बल होता है। एप्रिएंट फोर्स मतलब क्या होता है, आभासी। यह जो कोरियोलिस फोर्स है यह कैसा फोर्स है, वह एप्रिएंट फोर्स है। एप्रिएंट मतलब क्या हुआ भाई, कि एक आभासी बल है। एप्रिएंट फोर्स क्या करता है कि दैट इज ए रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन की वजह से यह एक फोर्स होता है। डिफ्लेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एयर, डिफ्लेक्ट करता है, यह फोर्स क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट मतलब घुमा देता है, ठीक है, घुमा देता है। किसको घुमा देता है, किसी वस्तु को नहीं, जस्ट लाइक एयर करंट को, जो हवा बह रही है, विंड, ठीक है, उसको किस तरफ, टू द राइट ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर, राइट दाहिने तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दाहिने तरफ राइट, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट, साउथ हेमिस्फीयर में किधर, लेफ्ट। तो ये देखिए, अगर आप एक ग्लोब बनाते हैं तो यह इक्वेटर है 0 डिग्री एक्सिस, यह नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और यह साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या कह रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस तरफ डिफ्लेक्ट करता है यह एयर करंट को, कौन, कोरियोलिस फोर्स। कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और साउथ हेमिस्फीयर में किधर डिफ्लेक्ट करता है, लेफ्ट साइड में करता है। और यह जो रूल है यह कि कोरियोलिस फोर्स जो है
वह नॉर्थ हेमिस्फीयर में एयर करंट को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करता है। यह जो नियम है, इसी नियम को क्या कहते हैं? फेरेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेल्स लॉ। क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स का यह जो नियम बताया गया, जो दिया गया है, वह यह क्या नाम है इनका? फेरेल्स। ठीक है, फेरेल्स महोदय, जिनका एक आपको फिगर हम दिखा रहे हैं कि यह है, इन्होंने यह बताया। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया, तो उसी तरह से फेरेल्स महोदय ने कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमें बताया। तो इनके द्वारा जो यह बताया गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, जो फेरेल्स ने नियम बताया उस नियम के अनुसार क्या है? यह नियम क्या कहता है कि दैट ए विंड इन एनी डायरेक्शन टेंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड राइट। अब ध्यान दीजिएगा, टूवर्ड राइट। अभी यहाँ पे राइट का मतलब, जैसे मैं बताया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट, तो आप कहेंगे भाई मेरा राइट कि आपका राइट, कि मेरा लेफ्ट कि आपका लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, इसलिए सीधे से हम लेफ्ट और राइट की बात न कह करके, बल्कि उसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्योंकि राइट और लेफ्ट चेंज हो सकता है, आपका राइट मेरा लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट तो मेरा राइट हो सकता है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, वह तो नहीं ना चेंज होगा, वह तो वैसे ही रहेगा। तो और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि दिस लॉ स्टेट दैट ए विंड इन एनी डायरेक्शन टेंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। राइट मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एंड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट किस साइड में? ईस्ट टू वेस्ट किस साइड में? साउथ हेमिस्फीयर। यही बात है, सीधी सी बात। ठीक है, कि या अब जैसे ये जो लाइन आपको खींचे, या आप मान लीजिए कि यह ईस्ट वेस्ट वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, यह मान लीजिए इक्वेटर है, 0 डिग्री एक्सिस है। ठीक है, इक्वेटर है, तो इक्वेटर के अपर वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर वाला पार्ट साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट मतलब वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, और साउथ हेमिस्फीयर में किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है? ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं? फेरेल्स लॉ कहते हैं। और यह किसकी वजह से होता है? वह होता है कोरियोलिसिस फोर्स, जो कि एक आभासी बल है। कैसा फोर्स है? एप्रिएंट फोर्स है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? देखिए यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोरियोलिसिस फोर्स है। ठीक है, इसमें यह अर्थ है, रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, या इधर से इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, या इधर से इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक दूसरे के। अब ये इसमें बीच में आप इक्वेटर बना लीजिए। जब अर्थ रोटेट करेगी तो यह इधर से इधर और यह इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, राइट डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, और यह ऐसे जब अर्थ इस पूरा जो है रोटेट करती है, तब जो है यह होता है। तो यह कोरियोलिसिस फोर्स का इफेक्ट होता है, जो कि एयर करंट को डिफ्लेक्ट करती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, यह देखिएगा। दिस विंड ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड एंड हैंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। दिस विंड कौन सी? सरफेस विंड। कौन सी विंड? सरफेस विंड। ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, पूरे धरती पर। ठीक है, लैंड पर जो है यह ओरिजिनेट होती है, बहती है। सरफेस विंड है नाम, तो सरफेस को पकड़ करके, और कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। और इस विंड में क्या होता है? बहुत कम मॉइस्चर होता है। वेरी लिटिल मॉइस्चर, बहुत कम मॉइस्चर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? दे ब्रिंग नो एयर आर वेरी लिटिल रेन। मॉइस्चर कम होगा तो सीधी सी बात भाई कि मॉइस्चर अगर कम है तो जो सरफेस विंड है उसकी वजह से नो रेन होगा, या तो फिर लिटिल रेन होगा, या तो पानी नहीं ही बरसेगा, या तो फिर बरसेगा तो फिर बहुत कम, क्योंकि इसमें क्या होता है? मॉइस्चर बहुत कम होता है। ड्यूरिंग विंटर, जाड़े में देखिए क्या होता है विंटर टाइम में, कि हाई प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द एरिया ऑफ नॉर्थ हिमालय। होता है ना, ठंडी के मौसम में क्या होता है? हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है नॉर्थ हिमालय की तरफ। दिस काज, इसकी वजह से क्या होता है कि कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम द एरिया टूवर्ड लो प्रेशर एरिया
ओवर द ओशन टू द साउथ। क्या होता है, इसकी वजह से होता है क्या है कि कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम द एरिया टूवर्ड लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम द एरिया टूवर्ड लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन ऑफ द साउथ। ओशन किधर है आपका, साउथ में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। और समर में क्या होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, समर में टेम्परेचर हाई होता है तो लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एंड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, दोनों समर और विंटर का आप देख लीजिए। विंटर का भी बताया, समर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है ओवर इंटीरियर एशिया, एशिया के इंटीरियर पार्ट में, एंड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ का जो ये यूपी दिल्ली का एरिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान का एरिया है, हरियाणा और पंजाब का एरिया है, यह क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट कहलाएगा। एयर फ्रॉम, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फिर। एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ब्लो टूवर्ड दिस रीजन रिजल्टिंग इट कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। कंप्लीट रिवर्सिंग, रिवर्सिंग मतलब यह समझ लीजिएगा, रिवर्स मतलब कि इधर से इधर एंड इधर से इधर, यह रिवर्स, टोटल कंप्लीटली रिवर्स। आपको बताया है समर और विंटर का। ठीक है, समर में क्या है, लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, और विंटर में क्या है कि लो टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या है, हाई है। ठीक है, तो जो सरफेस विंड का डायरेक्शन भी होता है वह क्या कह रहा है, रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन रिवर्स होता है। ठीक है, समर और विंटर दोनों टाइम में क्या होता है, रिवर्स होता है, क्योंकि विंड का डायरेक्शन किधर होगा, विंड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, विंड का डायरेक्शन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में होगा। ध्यान दीजिएगा, विंड का डायरेक्शन किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में होगा, और हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया जिस डायरेक्शन में बनेगा, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ बनेगा, उस डायरेक्शन में यह जो है कंटिन्यू क्या होगा, यह रिवर्स होता रहेगा। अगर नॉर्थ में प्रेशर हाई है, नॉर्थ में प्रेशर हाई है तो साउथ में प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो अब नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड फ्लो हो रही है। ठीक है, अब यदि इसका उल्टा हो जाता है तो यह विंड भी क्या होती है, रिवर्स हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, एज दिस विंड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ साउथर्न इंडियन ओशन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न राइट टूवर्ड द लो प्रेशर एरिया ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एज दिस विंड, इस विंड की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया ऑफ साउथर्न इंडियन ओशन, साउथ में इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन किधर है, साउथ में है, आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरबियन सी है। ठीक है, और यहाँ से हो करके फिर क्रॉस करके क्या, इक्वेटर को क्रॉस करके, ठीक है, एंड टर्न राइट टूवर्ड लो प्रेशर एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यह पहुंचता है। ठीक है, कौन पहुंचता है भाई, सरफेस विंड। अब आइए इसमें, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, देखिए ये इसके पहले जो पढ़े हुआ क्या था, सरफेस विंड। सरफेस विंड मतलब जो अर्थ के सरफेस से होकर के ब्लो हो रही है, बह रही है, जो वो सरफेस विंड हुई। अब दूसरा क्या है कि अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर मतलब बहुत ऊंचाई पर, कितनी, बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे, तो आइए देखते हैं कितनी हाइट पे, है ना। तो अपर एयर यहाँ ध्यान, नाम से ही अपर एयर और अपर एयर सर्कुलेशन, ये क्या है, सरफेस विंड। सरफेस विंड जो अर्थ के सरफेस से होकर के जाए, जिसे हम लोग महसूस करते हैं, है ना। और ये जो है अपर एयर सर्कुलेशन है। इस अपर एयर सर्कुलेशन क्या है, हम लोग महसूस नहीं करते क्योंकि हम लोग उतने एल्टीट्यूड पे रहते नहीं हैं, या बहुत अधिक ऊंचाई पे फ्लो होता है। बट होता क्या है कि इसका इफेक्ट जो है वह इंडिया के मानसून पर पड़ता है। ठीक है, इस पे पड़ता है, इसका इफेक्ट हम लोग महसूस नहीं करते हैं। ये अपर एयर सर्कुलेशन को हम लोग नहीं महसूस कर पाएंगे क्योंकि यह बहुत अधिक ऊंचाई पर जो है ब्लो होता है। बट क्या है, इसका इफेक्ट जो है वह इंडियन मानसून पर पड़ता है, यह चीज ध्यान देना रहेगा। ठीक है, तो द एयर अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ द रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अपर एयर सर्कुलेशन है इज डोमिनेटेड बाय ए वेस्टर्ली फ्लो विच इज गवर्नड बाय जेट स्ट्रीम, अब देखिए इसमें मेनली तौर पे आपको पढ़ना है
इसके बारे में, जेट स्ट्रीम में। यह जेट स्ट्रीम क्या है, कह रहा कि वेस्टर्ली फ्लो, वेस्टर्ली वेस्ट डायरेक्शन से। तब यह देखिए, यह वेस्ट है, यह ईस्ट है, तो किधर से, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है यह फ्लो होती है। तो और इसी को क्या, अपर एयर सर्कुलेशन जो है, इसी अपर एयर सर्कुलेशन को नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है जेट स्ट्रीम दिया गया है। और इसका लोकेशन जो है वह कितना है, लोकेशन देखिएगा 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। जो जेट स्ट्रीम फ्लो होती है वह एक नैरो, ठीक है, एक नैरो, एक सकरा, देखिए बहुत अधिक डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस कितना है 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। तो एक नैरो बेल्ट बना करके जो है यह जेट स्ट्रीम फ्लो होती है। तो और इसको कहते क्या है, जेट स्ट्रीम जो फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन से हो रही है, डायरेक्शन क्या है याद रख लीजिएगा, यह है। तो यह वाला लोकेशन आपका कहाँ पड़ेगा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक है, जो जेट स्ट्रीम है। क्योंकि जेट स्ट्रीम कई टाइप का होता है, बट यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम का लोकेशन हम लोग देख रहे हैं 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, वह सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहलाएगा। सब ट्रॉपिकल क्यों कहलाएगा, क्योंकि यह ओरिजिनेट होता है सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में, डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसलिए इस जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं, इस वाले जेट स्ट्रीम को, जो अपर एयर सर्कुलेशन है उसे तो जेट स्ट्रीम कहेंगे, लेकिन जेट स्ट्रीम कई टाइप्स के होते हैं। तो यह जो जेट स्ट्रीम जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका लोकेशन है 27 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, वह सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी है कि जेट स्ट्रीम है क्या। अब केवल जेट स्ट्रीम के बारे में देखते है ना, जेट स्ट्रीम है क्या, दीज आर ए नैरो बेल्ट, अभी बताया ना आपको नैरो बेल्ट है। नैरो बेल्ट मतलब कितना, 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, है ना, 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ है। तो नैरो बेल्ट है ऑफ हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड बहुत अधिक ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई मैंने कहा ना, तो अब देखिए इतनी ऊंचाई पर 12,000 मीटर की हाइट पर, थोड़ी बहुत हाइट पे नहीं, 12,000 मीटर की हाइट पे। 12,000 हाइट कितनी होगी, आप अनुमान लगाइए, 12,000 मतलब 12 किलोमीटर, भारत अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पे, 12 किलोमीटर की हाइट पे। मतलब आप अगर अनुमान लगाए तो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है। हाइट कितनी है, 8,848 मीटर है। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है 8,848 मीटर है। मतलब इससे भी अधिक ऊंचाई पर जो है यह जेट स्ट्रीम फ्लो होती है, कितना हाइट पे, 12,000 मीटर पे। ठीक है, वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली मतलब वेस्ट डायरेक्शन से आती है इन द ट्रोपोस्फियर। आप ट्रोपोस्फियर नाम सुना है ना, कि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो अलग अलग जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट बनाया गया है, तो अलग अलग नाम से बनाया गया है। तो ये यहाँ पे किस वाले लोकेशन में, हाइट पे, जो इसकी हाइट है 12,000 मीटर, वह किस एरिया में आता है, वह ट्रोपोस्फियर में आता है। तो ट्रोपोस्फियर में जहाँ पे कि जेट फाइटर प्लेन उड़ते हैं, कौन उड़ता है, जेट फाइटर प्लेन, किस वाले लोकेशन में, तो ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। और उसी जेट फाइटर प्लेन के नाम से ही इस विंड का नाम क्या रखा गया है, जेट स्ट्रीम रखा गया है। एक्चुअल में देखिए इसके एक बारे में है कि ये पता कैसे चला कि भाई उतनी ऊंचाई पे, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे तो हम लोग रहते भी नहीं है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि यह इसकी खोजबीन जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड में हुई। कब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में हुई, जेट स्ट्रीम के बारे में पता चला। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब यूरोपियन कंट्री से जब जेट फाइटर प्लेन उड़ते थे, ठीक है, इसको आपको इरेज कर देते हैं। अब देखिए जब यूरोप से जेट फाइटर प्लेन उड़ते थे, ठीक है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते थे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब देखिए लोकेशन, तो यह जो है यह वाला एरिया जो है यह क्या है, यूरोप है। यूरोप से इधर जाते थे और फिर इधर से जब इधर आते थे, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट जाते थे, तो सेम स्पीड पे जितने टाइम में जाते थे, आने में उनको टाइम ड्यूरेशन अधिक लगता था। तो ऐसा क्यों,
स्पीड भी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो, लेकिन टाइम जो है वो अधिक लगे। तो अधिक लगे का मतलब क्या कि उनके ऊपर कोई बल लग रहा है, कोई रोक रहा है। जैसे आप देखिए होता क्या है कि जब हवा बह रही है तो आप हवा जब बह रही है तो आप हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे साइकिल चला करके, तो आप साइकिल चला करके जा रहे हैं, मोटर गाड़ी से जा रहे हैं तो बड़े आराम से चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आएंगे तो आपको लगेगा नहीं हमें कोई रोक रहा है, कोई एक प्रेशर बन रहा है। वो प्रेशर किसका होता है? वह विंड का, हवा का प्रेशर होता है जो कि हमें रोकता है। तो क्या होता है, टाइम टेकन अधिक हो जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, टाइम टेकन अधिक हो जाता है। तो जेट फाइटर प्लेन जो उतनी बहुत अधिक ऊंचाई पे उड़ते हैं ट्रोपोस्फियर वाले पार्ट में, उनके साथ भी यही हुआ कि भाई जब ये जा रहे हैं उड़ते हुए यहाँ पे और फिर जब रिटर्न हो रहे हैं तो टाइम टेकन ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, तो लोगों को होने लगा भाई एक आध बार हो सकता है तो भाई हो सकता है, बट कई बार ऐसा हो रहा है, हर बार ऐसा हो रहा है। तो इसकी खोजबीन की जाने लगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि टाइम टेकन अधिक हो रहा है फाइटर प्लेन, जो जेट फाइटर प्लेन है उनको आने में। तो जब इसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि अच्छा इतनी ऊंचाई पे एक हवा बहती है जो कि डायरेक्शन उसका क्या है? डायरेक्शन उसका है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है। तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में जेट फाइटर प्लेन जा रहे हैं, बड़े आराम से चले जा रहे हैं। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यह हवा जो है उनको रोक रही है। हवा क्या कर रही है? रोक रही है। रोक रही है तो उनको आने में क्या है? धक्का लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन से, तो उनको आने में समय अधिक लग रहा है। तो इसीलिए जब इसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि अच्छा 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक जो है हवा बह रही है। तो इसकी जो खोजबीन की गई वह किसके आधार पे की गई? जेट फाइटर प्लेन की वजह से, ठीक है, कि जेट फाइटर प्लेन जा रहे हैं और आ रहे हैं तो दोनों के आने और जाने के टाइम में डिफरेंसेस हो जा रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं टाइम में। तो इसीलिए इस स्ट्रीम का नाम, इस धारा का नाम, जो हवा बह रही है उसका नाम जेट फाइटर प्लेन के नाम पर ही जेट स्ट्रीम रखा गया। यह कब की बात है? यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की बात है। इसकी स्पीड भी बहुत अधिक होती है। देखिए इसकी स्पीड वेरियस फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर इन समर। समर सीजन में 110 किलोमीटर पर आवर होती है। 110 किलोमीटर बहुत होता है। और विंटर में क्या हो जाता है? 184 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। समर सीजन में 110 किलोमीटर पर आवर है और विंटर सीजन में क्या हो जाता है? 184 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ए नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड। कई सारे जेट स्ट्रीम जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। बट हम जिस जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं जिसका लोकेशन जो है वह 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड है। 27 से 30 डिग्री नैरो बेल्ट जो बना रहा है, 3 डिग्री का केवल डिफरेंसेस है। तो उसे क्या कहते हैं? वेस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा, 27 से 30 डिग्री नॉर्थ। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली क्यों? क्योंकि यह वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यह देखिए यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे ऊपर देखिए ये जो आपको मैप दिखा रहे हैं उसमें पोलर स्ट्रीम ऊपर है ना, पोलर जेट स्ट्रीम है। इधर क्या है? साउथ में भी जो रेड कलर से शो हो रहा है वह क्या है? वह भी रेड कलर से पोलर जेट स्ट्रीम है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, जो कि यह लोकेशन आप देखिए, यह लोकेशन यह ग्रीन कलर का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यह ऐसे बह रहा है, ठीक है। और वही चीज जो है यह यहाँ पे भी है, ये दूसरा है, यहां भी बह रहा है, ठीक है। लेकिन आप इंडिया को देखिए तो इंडिया का देखिए, इंडिया का लोकेशन देखिएगा तो इंडिया का लोकेशन आपको ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये साउथ से जा रहा है तो इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 27 से 30 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। यह फ्लो हो रहा है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। यह जेट स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की, है ना। दिख रहा है? बात समझ में आ रही है जो आपको बताना चाह रहे हैं? ठीक है। अब देखिए और कुछ चीजों में अल नीनो के बारे में, ठीक है। आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्पज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है। तो आप इसको देखिएगा, जेट स्ट्रीम जान लीजिए, जेट स्ट्रीम क्या होता है
और उसके बाद आइए अब देखते हैं अल नीनो क्या है। अल नीनो यह चीज क्या है भाई? अल नीनो इज ए वार्म ओशन करंट। अल नीनो क्या है? वार्म ओशन करंट है। आपको बताया था मैं पिछले लेक्चर में या उसके पहले वाले लेक्चर में, पहले या दूसरे लेक्चर में, कि जो ओशन करंट होता है वह दो तरह का होता है। ओशन करंट कितने टाइप के? टू टाइप्स के। वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। तो अल नीनो क्या है? ओशन करंट है, लेकिन कैसा ओशन करंट है? यह वार्म ओशन करंट है। फ्लो पास्ट ऑफ द पेरुवियन कोस्ट। पेरू, ठीक है, पेरू क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक कंट्री है। क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। जैसे आप बना लीजिएगा तो एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है पेरू। इसी के कोस्ट से यह जनरेट होता है, इसी के कोस्ट से यह क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। साउथ अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू। पेरू के कोस्ट से, कोस्ट मतलब अब इसके समुद्र के किनारे यहां से यह वार्म ओशन करंट जो है वह बहता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे कि जब यह नहीं बहता है, क्या, अल नीनो जो कि वार्म ओशन करंट है, तो एक्चुअल में यहाँ पे परमानेंटली क्या है? कोल्ड ओशन करंट बहता है। कैसा करंट? ओल्ड ओशन करंट यहाँ पे फ्लो होता है। अब क्या करता है यह अल नीनो? यह एवरी 2 से 5 ईयर के ड्यूरेशन में, एवरी 2 to 5 ईयर, मतलब हमेशा नहीं, परमानेंट नहीं, यह 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल में यह क्या करता है कि जो पेरू के कोस्ट से परमानेंटली कोल्ड ओशन करंट फ्लो होता है उसको रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करके उसके जगह पे यहाँ से क्या फ्लो होने लगता है? यह वार्म ओशन करंट फ्लो होने लगता है। उसी वार्म ओशन करंट को क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। ठीक है, ध्यान से लाइन पढ़ लीजिए कि अल नीनो इज ए वार्म ओशन करंट फ्लो पास्ट ऑफ पेरुवियन कोस्ट। पेरुवियन कोस्ट मतलब पेरू के तट से, पेरू के समुद्र का जो तट है वहां से, इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट। कोल्ड पेरुवियन करंट जो है, पेरू के कोस्ट पे जो कोल्ड वाटर करंट या ओशन करंट फ्लो होता है, इसको रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करके यह, और ये ड्यूरेशन इसका क्या है? कितने इंटरवल में? यह कभी 2 साल के इंटरवल पे, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल के इंटरवल पर यह जो है फ्लो होता है। ठीक है, जैसे यह देखिए नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर क्या है? जब नॉर्मल ईयर है तो यह कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यह पेरू है, ठीक है, साउथ, यह देखिए क्या है, यही क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यह पेरू है। ठीक है, यहां से यह कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा कि अल नीनो ईयर, अल नीनो ईयर मतलब कितने के इंटरवल पे? एवरी 2 ईयर और 3 ईयर और 4 ईयर और 5 ईयर। ठीक है, उसमें क्या होगा फिर? यह जब यहाँ पे क्या है, अब नॉर्मल ईयर में यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वार्म करंट फिर फ्लो होने लगेगा। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, अब यही पेरू है, ठीक है, अब यहाँ पे यह इसको रिप्लेस करके यह फ्लो होने लगेगा। क्या फ्लो होने लगेगा? अल नीनो ईयर में क्या फ्लो होने लगेगा? अल नीनो फ्लो होगा। तो अल नीनो क्या? यह वार्म ओशन करंट यह फ्लो होने लगेगा, जो कि यह इधर इधर तक आगे बढ़ता चला आता है, यहां से कहां तक? आप जो है इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन तक यह जो है आ जाता है। ठीक है, जनरली तौर पे जब होता है तो यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है। अल नीनो ईयर में क्या होता है? वार्म करंट रिप्लेस कर देता है, अब यहाँ से वार्म ओशन करंट फ्लो होने लगता है। तो यह बहते बहते जो गर्म जलधारा है यह कहाँ तक आ जाता है? भारत के साउथ का जो पार्ट है, इंडियन ओशन जिसे हम कह रहे हैं, तो इंडियन ओशन तक आ जाता है। अब इसे होता क्या है कि जो वाटर बॉडीज है वह भी वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि वार्म ओशन करंट बह रहा है। अब जब गर्म जलधारा बह रही है तो वह गर्म जलधारा बह करके जिस लोकेशन में, जिस एरिया में जाएगा, तो वहां का भी वाटर क्या हो जाएगा? वहां का भी पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा तो होगा क्या? तो आगे देखिए, दिस इज नेम, यह जो अल नीनो नाम आपने पढ़ा, अल नीनो, ठीक है, वह क्या, उसी के बारे में और थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं।
कि दिस इज ए नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरिवियन करंट। टेम्परेरी रिप्लेसमेंट होता है। टेम्परेरी रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि यह हमेशा के लिए नहीं रिप्लेस कर देता कि रिप्लेस कर दिया था वो अल्निनो ही फ्लो हो रहा है, वार्म ओशन करंट ही फ्लो हो रहा है, नहीं, रिप्लेस किया तो इस साल जो है अल्निनो ईयर रहा का मतलब वार्म ओशन करंट, फिर अगले साल फिर कोल्ड ओशन करंट आ जाएगा, नॉर्मल स्थिति आ जाएगी, फिर 2 साल 3 साल ऐसे ही चलेगा, फिर क्या होगा, फिर रिप्लेस कर देगा, फिर अल्निनो ईयर आ जाएगा, मतलब कोल्ड वाटर करंट को रिप्लेस करके फिर से वापस क्या आ जाएगा, वार्म ओशन करंट आ जाएगा। ठीक है। और यह जो अल्निनो वर्ड है वह स्पेनिश वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? स्पेनिश वर्ड है अल्निनो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द चाइल्ड, बच्चा। अल्निनो का मतलब क्या हुआ स्पेनिश वर्ड में? द चाइल्ड, बच्चा। ठीक है। और इसको ये किसको रिफर किया जा रहा है? यह चाइल्ड जो बच्चा है वह किसको रिफर किया जा रहा है? वह बेबी क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 दिसंबर। ठीक है। जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ क्या है? हम लोग एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं कब? 25 दिसंबर को। तो यह जो ओशन करंट है, यह जो रिप्लेस कर रहा है, चाहे 2 साल या 3 साल या 5 साल में जब भी रिप्लेस कर रहा है, वो कब कर रहा है? यह लगभग उसी टाइम में, दिसंबर में ही, 20 to 30 दिसंबर के ही आसपास में यह रिप्लेस कर रहा है। कब रिप्लेस कर रहा है? 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में ही। और यह 20 से 30 दिसंबर के बीच में क्या इंपॉर्टेंट डेट है? 25 दिसंबर एक इंपॉर्टेंट डेट है क्रिश्चियनिटी के लिए कि यह जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। तो इसीलिए जो है स्पेनिश लोगों ने इसको किसके ऊपर नाम पर रख दिया? चाइल्ड, द चाइल्ड। चाइल्ड किसको रिफर? जीसस क्राइस्ट। और स्पेनिश वर्ड में द चाइल्ड को क्या कहेंगे यहाँ पे? अल्निनो। तो नाम क्या पड़ गया भाई? अल्निनो पड़ गया। और अल्निनो, ठीक है, क्योंकि यह जो करंट है यह स्टार्ट कब होता है? ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के टाइम पीरियड में। क्रिसमस कब? वहीं 25 दिसंबर को। तो लगभग क्रिसमस के आसपास यह जो है स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम जो है अल्निनो पड़ गया, जो कि रिफर कर रहा है बेबी क्राइस्ट को। द प्रेजेंस ऑफ अल्निनो लीड टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकिंग ऑफ द ट्रेड विंड ऑफ द रीजन। अल्निनो के प्रेजेंस से क्या हो रहा है? ये अल्निनो है क्या? अल्निनो वार्म ओशन करंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है, इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्र के टेम्परेचर जो होता है, सी सरफेस का टेम्परेचर जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है, वह गर्म जलधारा बहने लगती है। जे जहाँ भी जाता है, जहाँ तक आता है, तो कहाँ तक आ जा रहा है? यह आपका इंडियन ओशन तक आ जा रहा है। ठीक है। तो इंडियन ओशन तक आ जा रहा है, तो वहाँ का भी वाटर बॉडीज क्या हो जा रहा है? सी का सरफेस क्या हो जा रहा है? वह गर्म हो जा रहा है। गर्म होने से क्या हो जा रहा है? वीकिंग मतलब कमजोर कर देता है ट्रेड विंड इन दिस रीजन, उस रीजन के ट्रेड विंड को। इंडिया में जो मानसून आता है वह ट्रेड विंड की वजह से आता है, व्यापारिक पवन जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ट्रेड विंड की वजह से आता है। अब ट्रेड विंड की वजह से मानसून आता है, अब अल्निनो आकर के उसको कमजोर कर दिया। अल्निनो आ गया, चाहे वो 2 साल या 3 साल 4 साल 5 साल, तो अल्निनो आया तो आकर के उसने क्या किया? ट्रेड विंड को कमजोर कर दिया। अब ट्रेड विंड जब कमजोर हो गया तो मानसून नहीं आएगा। नहीं आएगा सेंस की मतलब अगर आएगा भी तो क्या होगा, वह बहुत कम उससे बारिश होगी। तो एक्चुअल में देखिए कि ऐसे होता क्या कि जैसे भारत में कभी होता है कि सूखा पड़ा, मानसून नहीं आया, बारिश नहीं हुई, तो ये हर साल तो होता नहीं है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में ऐसा होता है। तो जब सूखा पड़ता है, मानसून नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, तो हम एक चीज़ इसका हम अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा, तो इस बार जो है अल्निनो इफेक्ट रहा है। तो अल्निनो इफेक्ट की वजह से क्या रहा कि ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ गया। तो जब ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ गया, जिसकी वजह से मानसून आता था, तो मानसून नहीं आया। अच्छी मानसून आने का सेंस मतलब थोड़ा बहुत बारिश होने से नहीं, अच्छा मानसून नहीं आया। तो अच्छा मानसून नहीं आया तो बारिश अच्छी नहीं हुई, देन तो फिर फसल भी अच्छे नहीं होते हैं, तो सूखा पड़ता है। तो कई रीजन है, खैर सूखा पड़ने कई सारे रीजन हैं, केवल एक अल्निनो को ही हम दोषी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है इफेक्ट जो है अल्निनो का इस पे पड़ता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मानसून। अब देखिए ये 4 पॉइंट में आप इसको देखिएगा, 4 पॉइंट में देखिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही हम आपको बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजों में कि जो मानसून है उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है,
ठीक है। यह आपका 3 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछता है तो आप 3 या 4 पॉइंट इसमें से लिखिएगा कि जो मानसून है उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो पहले पॉइंट एक एक पॉइंट्स देखिए। द मानसून इज आल्सो नोन फॉर इज अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज, जो मानसून है वह क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है कि इस साल मानसून आया बहुत अच्छा तो अगले साल भी बहुत अच्छा मानसून आएगा और उसके नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा, मतलब एक सिमिलरिटी रहे कि नहीं, जैसा इस बार था वैसा ही अगले बार रहे, वैसा ही अगले बार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई सारे इफेक्ट हैं जो इंडिया के, आपको बताए भी हैं कि इंडिया के मानसून को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो है फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है मानसून अफेक्ट होता है और जिसकी वजह से जो है इसकी अनिश्चितता बनी रहती है। कभी कभी होता है कि मानसून बहुत अच्छा होता है और कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा, मतलब इतना भी अच्छा हो जाता है कि बाढ़ आ जाता है, बहुत अधिक बारिश होती है, बाढ़ आ जाता है भारत के बहुत हिस्से में। तो और कभी कभी होता है कि बारिश नहीं होती, मतलब मानसून नहीं आया तो नहीं आया, तो मतलब बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, प्रोडक्शन जो क्रॉप प्रोडक्शन है वह कम हुआ तो महंगाई बढ़ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे दिक्कतें आती हैं। तो मानसून क्या है कि अनसर्टेनिटीज है, अनिश्चित है। ये कोई निश्चित नहीं है कि ये बिल्कुल निश्चित है कि, अच्छा, अनिश्चित होने में इसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर के भी निश्चितता नहीं है कि यह बिल्कुल मतलब फिक्स है कि नहीं। यह जो है जैसे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश बिहार में इधर आने का जो है टाइम ड्यूरेशन है वह मानकर चलते हैं 25 जून तक मानसून आता है। बट कोई फिक्स थोड़ा नहीं कि 25 जून को ही आएगा, कभी होता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पहले भी आ जाता है, कभी होता है लेट में आता है ना, बहुत लेट में कभी आता है, कोई फिक्स नहीं है। एक अनुमान लगा लिया गया है कि हाँ अगर ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 25 जून तक जो है नॉर्थ इंडिया में मानसून आ जाता है। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं, जैसे ट्रेन है तो दिल्ली से चला तो 12 घंटे बाद बनारस आ ही जाएगा, है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं ना कि, अच्छा ट्रेन में भी क्या होता है, ट्रेन में भी तो नहीं है फिक्स, ट्रेन भी 2 घंटा तो कभी 4 घंटा तो कभी 6 घंटा तो 8 घंटा लेट हो जाती है। तो जब वो लेट हो जा रही है तो मानसून है, बहुत सारे फैक्टर हैं उसको इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो थोड़ा ना कि मोटर गाड़ी पे बैठा है तो अपना चल करके 25 जून को आ ही जाएगा, कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, अनिश्चितता बनी रहती है। दूसरी चीज, देयर इज अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स विच वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। ड्राई एंड वेट स्पेल्स, जो बादल होते हैं, कभी सूखे बादल आते हैं, कभी वेट, सूखे बादल अगर आ रहे हैं तो भाई वो क्या है, फिर उसमें वाटर नहीं है, पानी नहीं है, तो पानी नहीं है का मतलब नहीं बरसेगा। जो बादल जो है बारिश लेकर के आते हैं तो वह कैसे होते हैं, वह वाइट कलर उनका नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है, उनका रंग गाढ़ा हो जाता है, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो उसमें नमी अधिक होती है, नमी अधिक होती है, बारिश होते हैं। ठीक है, और एक किसकी वजह से, उसमें इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी क्या है और ड्यूरेशन क्या है, उसको लेकर के, 3 बातों को लेकर के रखती है। तीसरे पॉइंट में, while it cause heavy flood, while it cause heavy floods in one part, it may be responsible for drought in other part। आपको पहले ही वाले पॉइंट्स में यहाँ पे यह बता दिए हैं कि यह जो मानसून है यह निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चितता बनी रहती है। तो अनिश्चितता बनी रहती है और इसका जो मानसून आ रहा है तो वह क्या होता है कि किसी इंडिया के किसी एक पार्ट में ज़बरदस्त तरीके से मानसून आया। ज़बरदस्त तरीके से मानसून आने का मतलब क्या हुआ कि खूब बारिश हुआ और इतना बारिश हो गया कि वहाँ पे बाढ़ आ गया, लेकिन वह मानसून इंडिया के दूसरे पार्ट में नहीं पहुंचा। तो दूसरे पार्ट में नहीं पहुंच पाया, अब क्यों नहीं पहुंच पाया, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, है ना, बहुत सारे फैक्टर में आपको पता है, एल्टीट्यूड है, लेटीट्यूड है, जेट स्ट्रीम है, सरफेस विंड है, अल नीनो इफेक्ट है, बहुत सारे फैक्टर हैं ना। तो बहुत सारे फैक्टर है अगर हैं तो क्या हुआ कि उन फैक्टर का इफेक्ट पड़ा तो एक हिस्से में खूब बारिश हुई और एक हिस्से में क्या पड़ा, सूखा पड़ा हुआ है। अक्सर आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है बाढ़ आ जाता है, उड़ीसा में बाढ़ आ गया तो आसाम में बाढ़ आ गया तो बिहार में बाढ़ आ गया है, तो पता चला कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ बारिश ही नहीं हुई है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो मानसून है उसकी वजह से, उसकी अनिश्चितताओं की वजह से भारत के किसी एक पार्ट में जो होता है हैवी फ्लड्स हो जाता है, तो अदर कोई दूसरा पार्ट उसी टाइम में वहाँ पे क्या पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है, बारिश नहीं हो पाती है वहाँ। और चौथा पॉइंट कि इसका जो मानसून का इरेगुलर अराइवल है,
ठीक है। इरेगुलर अराइवल है, अराइवल मतलब आना जो है वह इरेगुलर है, ऐसा नहीं कि इस बार आया तो अगले बार भी उतना ही आएगा, अगले बार भी उतना ही आएगा। इरेगुलर अराइवल की वजह से अब एक वजह में एक बड़ा इफेक्ट जो है वह किसका है, जो आपको यहाँ पे अभी बताया भी है, क्या है, अल नीनो इफेक्ट है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो फार्मिंग शेड्यूल होता है वह क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। भारत जो है का मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का क्या है, वह है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, खेती करना। और इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह फार्मिंग पे डिपेंड करता है। 51% लोग जो है वह फार्मिंग पे डिपेंड है भारत में। और टोटल जो है अर्बन और रूरल एरिया की पॉपुलेशन डिवाइड किया जाए तो 69% लोग आज भी जो है वह कहाँ, गांव में रहते हैं। और जो लोग गांव में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही है। और जब फार्मिंग ही मेन ऑक्यूपेशन है और वहाँ पर क्या है कि मानसून का आना इरेगुलर है, तो फार्मिंग जो है वह क्या होती है, फार्मिंग शेड्यूल जो होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है। और उसकी वजह से सूखा पड़ना है, किसी हिस्से में, भारत के किसी हिस्से में सूखा पड़ता है तो किसी हिस्से में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जो किसान हैं खेती कर रहे हैं तो अगर बारिश जितना होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है, अगर उतना हो रहा है तो फार्मिंग शेड्यूल बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उतने से बहुत ज़्यादा अगर हो गया, बाढ़ आ गया, तो भी तो फसल वो पानी में डूब जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, तो वह नुकसान हो गया। दूसरे की जितना बारिश की ज़रूरत है खेती करने के लिए, उससे बहुत कम हुआ या नाम मात्र का हुआ तो क्या हुआ, ड्राफ्ट, सूखा पड़ गया, फसल नहीं उत्पादन नहीं हुआ। तो दोनों ही स्थितियों में जो है वह किसानों को नुकसान होता है, अधिक ज़रूरत से अधिक बारिश होने या ज़रूरत से बहुत कम बारिश होने पर भी नुकसान होता है, दोनों तरीके से नुकसान होता है। तो होना क्या चाहिए कि एक नॉर्मल सिचुएशन जो है वह होना चाहिए कि उतना बारिश हो, तो फार्मिंग शेड्यूल जो होता है वह कंप्लीट होता है। अदरवाइज जो है इरेगुलर अराइवल पे क्या होता है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता है और फार्मिंग शेड्यूल जो होता है वह क्या होता है, वह डिस्टर्ब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, फिर नया लेक्चर, नया टॉपिक, नया चैप्टर जो भी है वो आपको पढ़ाते हैं। लेकिन ये 3 लेक्चर जो पढ़ाए हैं, इसको तीनों लेक्चर को बारी बारी से तीनों आप रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा, आपके ऐप पर अवेलेबल है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।